हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होगे। कल हमने ना MMT 007, ठीक है, जो कि इग्नो का MSc मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का कोड है। उसमें हमने ना 1 2 3 तीन क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब बढ़ेंगे 4 से 7 क्वेश्चन के लिए। 4 से 7 क्वेश्चन के लिए हमारे पास, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है। गिवन dy ओवर dx इज इक्वल टू हाफ 1 + x² इंटू वाई स्क्र, और हमारे पास ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 1.06, ऐसे ही हमारे पास और कंडीशंस भी हैं। अब आपको इवेल्युएट करना है y ऑफ 0.4 यूजिंग मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, ठीक है। यूज वन करेक्टर इटरेशन, एक इटरेशन का यूज करना है आपको। तो सबसे पहले ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मिलने के लिए प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड, पहले वो लिख लें। यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूलास हैं। पहले बात करते हैं प्रेडिक्टर फॉर्मूला की। ये क्या होता है हमारे पास। प्रेडिक्टर फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, y ऑफ n+1 ऑफ p इज इक्वल टू y(n-3) प्लस 4h/3, यहाँ पे 2fn-2 माइनस fn-1 प्लस 2fn, ठीक है। उसके बाद जो करेक्टर फॉर्मूला है, अब उसको लिखते हैं। करेक्टर फॉर्मूला ये क्या है, yn+1 c इज इक्वल टू yn-1 प्लस h/3, यहाँ पे आएगा fn-1 प्लस 4fn प्लस fn+1। तो मैंने यहाँ पर आपको ये वाले दो फॉर्मूला लिख के बता दिए। उसके बाद हमें जो dy ओवर dx है दे रखा है, इसी को आप f ऑफ एक्स वाई भी लिखना होता है हमने, ठीक है। जो यहाँ पे f आ रही है ना, वो ये वाला फंक्शन ही है, जो कि है 1/2 1 + x², साथ में है y²। और हमें क्या दे रखे है वो सारा कुछ लिख लेते हैं कि y ऑफ 0 1, y ऑफ 0.1 हमारे पास जगह 1.06, y ऑफ 0.2 हमें दे रखा है 1.12, और y ऑफ 0.3 दे रखा है 1.21। तो इससे एक बात तो क्लियर होगी, 0 0.1 0.2 0.3, ये हमारे पास जो h की वैल्यू है वो 0.1 है, जिसको हम स्टेप साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब ना इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको सोल्व करने के लिए ना हमें कई काफ़ी सारी वैल्यूज की जरूरत होगी, जैसे कि f0 हो गया, f1 हो गया, f2 हो गया, f3 हो गया, इनकी नीड, क्योंकि जब यहाँ पे n को टेक करेंगे ना कुछ, तो इन सब की नीड पड़ने वाली है हमें, ठीक है। तो अब f0 का मतलब क्या होता है, f ऑफ 0, और यहाँ पर ना y ऑफ 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू में चाहिए। ऐसे ही हमें वैल्यू चाहिए 0.1, ठीक है, 0.1 से साथ में y ऑफ 0.1, ऐसे ना इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू में चाहिए। अब इसकी वैल्यू को अगर डायरेक्ट में अगर करता ना तो मेरे को बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने क्या करा कि आपके लिए मैंने सारा कुछ ना एडवांस लिख के रख लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से, ये मैंने कैलकुलेशंस डायरेक्टली करके रख ली। कैलकुलेशन करने पर f ऑफ 0 1 जब लिया, अब इसमें x का मीनिंग 0, y का मीनिंग 1 है ना, तो आप क्या करो, डायरेक्टली हमारे पास जो गिवन फंक्शन था ये वाला, इसमें पुट कर दो ये वाला फंक्शन, ठीक है। 1/2 1 + x², x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, पुट करने पर 0.5 आ गया। तो उसके बाद f1 के लिए यहाँ पे 0.1 1.06 ये पुट करा, फाइनल आंसर ये आ गया। मैंने यहाँ पर ना f0 f1 f2 f3 सारे के सारे सोल्व कर दिए, ताकि करने में दिक्कत हमें बाद में ना आए, ठीक है। इसके बाद y4p पता करने के लिए हमारे पास अभी प्रेडिक्टर फॉर्मूला पड़ा था ना ये वाला, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो n की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी। अगर n की वैल्यू को 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे y4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ गया, साथ में आ गया p। वैसे y4p पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर पुट होएगा, देखिए, ठीक है। हमें यहाँ पर इसकी नीड थी, तो इसलिए एडवांस इसको सोल्व कर रहे हैं। तो इसको जब सोल्व करा तो यहाँ पे आ गया, n की वैल्यू 3 पुट करने पर यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करने पर 1 हो गया, 3 पुट करने पर f2 हो गया, 3 पुट करने पर f3 हो गया। अब मैंने ना जो यहाँ पे f0 f1 f2 f3 सारा सॉल्व करा हुआ था, इन सब की वैल्यू को आप देख सकते हो यहाँ पर पुट कर दिया, ओके। और h की वैल्यू 0.1 है। पुट करने के बाद फाइनल आंसर मेरा क्या आया, 1.277, ओके। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, yn+1 c। अब इसका यूज करेंगे, उससे भी पहले हम f4p लिखते हैं। f4p का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आएगा 0.4, क्योंकि ना हमें
y ऑफ 0.4 पता करना था। यहाँ पे 0.4 आ गया और यहाँ पर y ऑफ 0.4 आना था, जिसके लिए मैंने f4 पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको पता करने के लिए यहाँ पे y4p आएगा। अच्छा, अब ना यहाँ पे तो 0.4 है और y4p की वैल्यू हमने 1.277 एडवांस से सोल्व कर ली थी। सेम फॉर्मूला के अंदर जैसे 1/2 यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास f ऑफ 4p हमारे पास 0.946 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये f4p जो है ना, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रिडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला प्रॉपर सोल्व करना था, तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 3 टेक करें तो यहाँ पे y2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा f2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे हो जाएगा f4p और f4p की वैल्यू हम जो सोल्व करी है उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी मैंने डायरेक्टली सोल्व कर दिया था ताकि आपको करने में दिक्कत ना आए। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर n को 3 पुट करने के बाद ऐसा कुछ बन जाएगा 1.12, h की वैल्यू 0.1/3 और पीछे मैंने f2, f3, f4 पे जो भी सोल्व करा है ना, वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, यहाँ पर आ गया 1.12 और इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। दैट मीन्स y ऑफ 0.4 ये हमारे पास 1.2797 के अप्रोक्सीमेट हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन एडवांस करके रख ली थी। ठीक है, बाकी ऐसी कैलकुलेशंस ना कंफर्टेबल तभी रहोगे अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे तो। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बी पार्ट की, जो कि है यूजिंग सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस मेथड सोल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहला काम आप क्या करो, ये ना 2y को ना इस तरफ ले आओ, ये आ गया -2y इज इक्वल टू -x। अब हमारे पास ना एक ना होता है फॉर्मूला फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो कैसा होता है, y का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, y ऑफ i प्लस 1 -2yi प्लस y i माइनस 1 बटा में h स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा जाता है। अब ना ये जो कंडीशन है ना, इसको आप पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, पुट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ गया एक्स आई स्क्वायर, जो वाई डबल डैश था। ठीक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वाई आई प्लस 1 -2yi प्लस वाई आई माइनस 1 ओवर में एक्स स्क्वायर -2yi इज इक्वल टू -xi, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, हमें h 1/3 दे रखा था, तो इसमें ना h की वैल्यू 1/3 पुट कर दो। h की वैल्यू 1/3 पुट करने पर क्या होएगा, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। जब h को यहाँ पर 1/3 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास यहाँ पे निकाल लो बाहर, 9 मल्टीप्लाई हो गया। 9 मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास, इसको ऐसे लिख लो एक बार, -2yi इज इक्वल टू -xi। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आ जाएगा 9xi स्क्वायर वाई आई प्लस 1 -18xi स्क्वायर वाई आई प्लस 9xi स्क्वायर वाई आई माइनस 1 -2yi माइनस 1 -xi। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद ना इसमें से और इसमें से वाई आई कॉमन निकाल दो। वाई आई कॉमन निकालने के बाद, ये तो सेम ही लिखा है हमने, कॉमन इसमें से और इसमें से निकाल रहे हैं, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे ना, मैंने सिर्फ वाई आई को कॉमन निकाला, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। तो यहाँ पे आ गया वाई आई प्लस बाकी सारा कुछ हमारे पास एज इट इज सेम ही लिखा हुआ है। ओके, और इसको हम एक बार यहाँ पे छोड़ेंगे और कुछ स्टेप आगे करेंगे, क्योंकि ना हमारे पास क्या था, h की वैल्यू 1/3 दे रखी थी और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो x नोट है वो 2 है। अगर x नोट 2 है तो क्या होएगा, x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 1/3, जो कि होएगा हमारे पास 7/3। ऐसे ही जो हमारे पास x2 है, ये हो जाएगा 2 + 2/3। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स h ऐड हो गया, ये बन गया 8/3। ऐसे ही हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 3। इसके अलावा हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है, यहाँ से देख सकते हो आप, वो दी गई है y2 इज इक्वल टू वाई नोट। ठीक है, जिसको इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरीके से y ऑफ y3 जो बन गया y3, वो भी हमारे पास 0 है। अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को 1 टेक करते हैं। i की वैल्यू को 1 टेक करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x, जहाँ पे i था मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया y नोट।
क्योंकि यहाँ पे आई माइनस वन था ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स आई, तो यहाँ पे हो गया एक्स वन स्केयर, यहाँ पे हो गया हमारे पास जीरो, सॉरी यहाँ पे आई प्लस वन था तो यहाँ पे वाई टू आएगा, आई वन यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे आ गया माइनस 18 x1 स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे आ गया वाई वन, और यहाँ पे आ गया 9 x1 स्क्वायर, यहाँ पे वाई जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स वन। क्योंकि हमारे पास जो वाई नोट है ना उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक्स वन भी अक्कर हुआ है, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास 7/3 हमने पीछे यूज करी थी, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जब इसमें पुट करेंगे 9 × 7/3 ओके, और हमें y2 चाहिए, y2 को ऐसे का ऐसे पड़ा रहने दो, प्लस -18, x1 का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, x1 का मीनिंग है 7/3, तो यहाँ पे 7/3 का स्क्वायर आएगा, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, -2, अब y1 हमें चाहिए भी, ठीक है, और यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है वो है 7/3 का स्क्वायर, और y0 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो ही है, इज इक्वल टू -x1, तो ये हो गया हमारे पास -7/3, कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, मैंने सारा शॉर्टकट में कर दिया। जब आप इसको सबको कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेट करके आपके पास फाइनल आंसर इतना आएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अब मैं क्या करता हूँ, और आई इज इक्वल टू टू, आई को टू पुट करने के बाद हमारे पास कैसी इक्वेशन ड्राइव होगी उसकी बात करते हैं। जब आई को टू लेंगे ना तो हमारे पास क्या होएगा, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन हो जाएगा। जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद ना हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी ना वो कुछ ऐसी बनेगी, 64y1 -130y2 इज इक्वल टू -8/3। मैंने डायरेक्टली वो इक्वेशन पुट कर दी, ठीक है, मैंने प्रॉपर सॉल्व नहीं करा इसको, डायरेक्टली आपको बता दिया कि सॉल्व करके आपके पास किस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ओके, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास y1 y2 के अंदर दो इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी से, हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास y1 और y2 की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। इसको सोल्व करने के बाद ना हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी 217/4932, और y2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 52/1233, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास y ऑफ 7/3, जिसको y1 लिखा जा सकता है वो है 217/4932, और जो y ऑफ 8/3 जिसको हम y2 लिख सकते हैं उसकी वैल्यू है 52/1233। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द फोरियर इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। इसकी हमने फोरियर इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। सबसे पहले बात ये, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फोरियर इंटेग्रल का, पहले उसको लिख देते हैं। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा जाता है ए ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पर कोज डब्ल्यू एक्स प्लस बी ऑफ डब्ल्यू साइन डब्ल्यू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू, ऐसे लिखा जाता है। जहां पर हमारे पास जो ए डब्ल्यू होता है ना, पहले इसका मीनिंग लिख लें, इसका मीनिंग होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, यहाँ पर आ गया कोज डब्ल्यू टी डी टी, ठीक है। और जो बी डब्ल्यू है इसका मीनिंग हमारे पास क्या होता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन डब्ल्यू टी, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। आप पहले ए ऑफ डब्ल्यू को सोल्व करेंगे फिर उसको वहां पुट करेंगे। अब जो ए ऑफ डब्ल्यू है ना उसको सोल्व करते हैं। आप देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे है, अगर आप एक्स को -x से रिप्लेस करोगे ना आपके पास एफ ऑफ एक्स ही रह जाएगा, इवन फंक्शन होने के कारण, ठीक है। अब ए ऑफ डब्ल्यू कैसे सोल्व होएगा, पहले बात तो ये, इसको लिखो ये कैसा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसको ना मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि -a to a, जो कि एफ ऑफ टी की वैल्यू 2 है ना हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि मोड एक्स लेस देन ए के लिए हम ऐसा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 कोस डब्ल्यू टी, यहाँ पे आ गया डी टी, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 बाहर लिख लो आप, और इसका आप कर दो इंटेग्रल। इंटेग्रल क्या होएगा इसका, साइन डब्ल्यू टी ओवर में डब्ल्यू, और लिमिट है इसकी -a से a, और जब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन ए टी ओवर ए, यहाँ पे आ जाएगा साइन -8, लेकिन वो प्लस का ही हो जाएगा,
ठीक है, साइन सॉरी यहाँ पे ना टी पुट करना था, तो यहाँ पे मेरे पास डब्ल्यू आएगा, तो साइन ए डब्ल्यू ओवर ए। अब ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स होने के बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 4 साइन डब्ल्यू ए ओवर में। ठीक है, अब हमने अपना ए डब्ल्यू सोल्व कर लिया है, अब हम सोल्व करेंगे बी डब्ल्यू। बी ऑफ डब्ल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैसा होएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ टी साइन डब्ल्यू टी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस ए टू साइन डब्ल्यू टी डी टी। अब क्योंकि हमारे पास ना एक ओड फंक्शन है, ठीक है, साइन डब्ल्यू टी ओड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली जीरो, इंटीग्रेशन डायरेक्टली जीरो, माइनस ए टू एक्स सी की इंटीग्रेशन हो और वहां पर हमारे पास एक ओड फंक्शन बन रहा है, तो आंसर हमेशा डायरेक्टली जीरो होता है। अब हमारे पास ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू जो दोनों वैल्यूज आई है ना, उन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर पाई, यहाँ पे क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी। ए डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4 साइन डब्ल्यू ए ओवर ए, वो पुट कर दो, 4 साइन डब्ल्यू ए ओवर ओवर ओवर, यहाँ पे हमारे पास आया था ए, सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू था, मैंने ए लिखा गलती से कर। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू था, ये गलती से लिख दिया मैंने, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा कोज डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये साथ में आ गया, ये तो पूरा जीरो ही हो गया, तो हमारे पास बेसिकली अब ये बच गया। अब विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू इसका हमने सॉल्व करना है। पहले बात तो 4 बाहर निकाल लो, यहाँ पर आ गया 4 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या बचा, साइन डब्ल्यू ए कोज डब्ल्यू एक्स बाई में डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास फोरियर इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन आ गई। हमने फोरियर इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ही सॉल्व करनी थी, विच इज रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन का ए पार्ट में सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन के बी पार्ट की ओर, जो कि है फाइंड द फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ इनवर्स, ये दे रखा हमें, अब इसको सॉल्व करना है हमें। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर लिखेंगे। ठीक है, जो कि क्या होता है कि अगर फोरियर अगर उसको सोल्व करा जाए माइनस ए मोड एक्स, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2a बटा में ए स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया। और हमारे केस में क्या है कि हमने ना ये चीज के लिए सॉल्व करना है 1 ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस 1। अगर इससे हम ना कंपैरिजन करें तो क्या है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास 2a है ना, वहाँ पे हमारे पास 2, एक काम करते हैं, ये बनाने के लिए ना एक बार हम a को 1 टेक करते हैं और w को क्या टेक करते हैं, अल्फा। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 1 और w को हम टेक कर लेते हैं अल्फा। ऐसा करने के बाद ये चीजें इसमें देखते कैसे चेंज आता है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे सिर्फ मोड एक्स रह गया और यहाँ पे क्या बना, 2 ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर, हमारे पास ये बन गया। अब हम क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमने ना सोल्व क्या करना था, इनिशियली सोल्व करना था एफ इनवर्स 1 ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस 1, इसको सोल्व करना था। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 2 ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस 1। अब इसका जो 1/2 है ना बाहर निकाला जा सकता है, 1/2 बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बच गया, एफ इनवर्स किसका, 2 ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 का। और अभी ना हम पीछे क्या पढ़ के आए थे कि अगर एफ ऑफ इसको सोल्व करें तो 2/1 प्लस अल्फा स्क्वेयर आता है हमारे पास। ओके, तो इस अकॉर्डिंग ना हमारे पास क्या हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग अगर हमने एफ इनवर्स करना है तो इसका जो कन्वर्स पार्ट है ये होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास ये आता है एफ इनवर्स 2 ओवर 1 प्लस अल्फा जो स्क्वायर है, ये हमारे पास हो जाएगा ई माइनस मोड एक्स। तो ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 1/2 ई माइनस मोड एक्स। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। देयरफॉर जो इसका फोरियर इनवर्स था 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का, वो हमारे पास आ गया 1/2 ई माइनस मोड एक्स। तो जो कि हमारा 5वें क्वेश्चन का बी पार्ट था। अब बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हम 6th क्वेश्चन के ए पार्ट की ओर। और इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए ना हम इस पे लगाते हैं
फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला जो कि हमारे पास कुछ ऐसा होता है, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये होता है हमारे पास वाई आई माइनस वन माइनस टू वाई आई प्लस वाई आई प्लस वन ओवर में एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और हमें दे रखा है कि डी स्क्र वाई ओवर जो डी एक्स स्क्वेयर है ना वो हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर। तो ये मैं दे रखा था ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर, लेकिन इस सिचुएशन में जो लिखेंगे ना ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा हमारे पास, ई रेज टू पावर एक्स आई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई आई माइनस वन माइनस टू वाई आई प्लस वाई आई प्लस वन बटा में एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को आप इधर ले जाओ तो ये आ गया वाई आई माइनस वन टू वाई आई प्लस वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू एच स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर एक्स आई का स्क्वेयर, ये आ गया। अब हम इन कंडीशंस का यूज़ करेंगे जो दे रखी थी हमें, ये वाली सारी की सारी, ठीक है। जहाँ पे हमें दे रखा था y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है, y ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो है, और हमें क्या दिया गया है, इसलिए हमारे पास क्या हुआ कि जो y नोट है वो जीरो हो गया, एंड इस रीजन से हमारे पास जो y फोर है वो भी हमारे पास जीरो हो गया। अब सबसे पहला काम करो कि आप i को वन टेक करो, फॉर i इज इक्वल टू वन। i को वन टेक करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, i को वन टेक करने के बाद हमारे पास बनेगा यहाँ पे वाई जीरो, यहाँ पे आ जाएगा टू वाई वन, यहाँ पे आ जाएगा वाई टू, एच स्क्वेयर ई रेस टू पावर एक्स जीरो स्क्वेयर, और हमारे पास एक्स जीरो की वैल्यू दी गई है जो कि हमारे पास जीरो है। ऐसे करके जब आई को टू पुट करेंगे तो एक और इक्वेशन आएगी, आई थ्री को पुट करेंगे एक और इक्वेशन आएगी। क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने वो सारी इक्वेशंस को ना यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि अगर इसकी बात करें, हमारे पास वाई नोट तो जीरो दे ही रखा था, ये जीरो हो गया, यहाँ पर माइनस टू वाई वन भी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास वाई टू भी आ रहा है, और यहाँ पर एच की वैल्यू को जब हम टेक करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एच जो हमारे पास 0.25 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हमारे पास क्या था 0.25 0.5 0.75, तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारे पास 0.25 बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक्स नोट का स्क्वायर बन रहा है, एक्स नोट का स्क्वायर हमारे पास कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे पास 0.25 दे रखा था ना, तो यहाँ पे 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो गया। तो इस सबको कैलकुलेट करके ये बनेगा, ठीक है। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जब मैं आई को ना नेक्स्ट टर्म पुट करूंगा, आई को टू पुट करूंगा, टू पुट करने के बाद मेरे पास ये बनेगा, इसको सोल्व करके ये बनेगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर आई को थ्री पुट करने के बाद जो सिचुएशन आएगी इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 1 2 3 को जब आपस में सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, हमारे पास y1 y2 और y3 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सिक्स क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है सिक्स क्वेश्चन का बी पार्ट। सोल्व द आई वी पी, वाई डैश आपको ये दे रखा है, वाई ऑफ जीरो दे रखा है आपको, एक्स की वैल्यू अप टू एक्स 0.4 यूजिंग फोर्थ ऑर्डर टेलर सीरीज। आपको फोर्थ ऑर्डर टेलर सीरीज का यूज करना है। पहले टेलर सीरीज एक्सपेंशन को लिख लें। टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे होती है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल होता है हमारे पास वाई ऑफ जीरो, यहाँ पे आता है वाई डैश ऑफ जीरो साथ में मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई डबल डैश, यहाँ पे जीरो बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस, फिर आ जाएगा वाई हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल डैश जीरो ऑफ 3 फैक्टोरियल साथ में एक्स क्यूब, फिर वाई ऑफ 4 टाइम्स ओके ऑफ जीरो बाय में 4 फैक्टोरियल एक्स फोर प्लस, आगे चलता जाएगा। इस तरीके से होता है। हमें दे रखा है कि वाई ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है, और हमें ये भी दे रखा है कि जो वाई डैश है वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है। इससे हमें क्या क्या पता लग गया, इससे ना वाई डैश जीरो भी आ जाएगा। वाई डैश जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो ना, जीरो स्क्वेयर और वाई की वैल्यू 1 हमारे पास आ गया, ये 1 आ गया। वाई जो डबल डैश है उसका मीनिंग क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ जो सिंगल डेरिवेटिव दे रखा था, जो कि हमारे पास आ गया 2x प्लस टू वाई वाई डैश। तो अगर हम इसको जीरो पुट करें, ये ना मैंने यहाँ पे ना जीरो और 1 ऐसे लिए, एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू 1, तो डबल डेरिवेटिव अगर सॉल्व करें वो कैसा आ जाएगा, 2 इंटू जीरो यहाँ से प्लस 2 इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है, जो कि हमारे पास 2 आ गया। ऐसे ही अब आप अपना ट्रिपल डेरिवेटिव पता कर लो। ट्रिपल डेरिवेटिव जब आप पता करोगे, ये आपके पास क्या आएगा, ये इसका डेरिवेटिव करने पर आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, और उसका डेरिवेटिव जो करेंगे वो ऐसा बन जाएगा वाई डैश प्लस वाई डबल डैश, ठीक है। अब इसमें जब वैल्यू पुट करोगे ना, तो ये कैसी वैल्यूज आएंगी आपके पास, ये आ जाएंगी 2 प्लस टू, यहाँ पर इनकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी,
और सोल्व करने पर ये हमारे पास बन जाएगा 8। ठीक है, ऐसे y का फोर्थ डेरिवेटिव पता करेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव जो पता करोगे ये हमारे पास कैसे सोल्व होएगा, ये कुछ आ जाएगा, अब करना है हमने इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ, अंदर बनेगा हमारे पास 2 वाई डैश वाई डबल डैश वाई वन, यहाँ पे वाई डबल टू वाई वाई डैश ट्रिपल डैश। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, वैल्यू पुट करने के बाद मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जब इसके अंदर आप ये सारी वैल्यूज वाई डैश डबल डैश ट्रिपल डैश सारा कुछ पुट कर दोगे ना, पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 28 आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, ओके, मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए थोड़ा सा डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब y ऑफ 0.2 को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे सोल्व होएगा हमारे पास, क्योंकि h 0.2 दे रखा था ना, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास पहले सोल्व करते हैं y ऑफ 0.2। तो इसको जब करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसकी हेल्प लेते हैं। जो हमारे पास y नोट है उसकी वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पर है y डैश 0, क्योंकि अगर हम h 0.2 लेंगे तो हमारे पास ना जो x होएगा वो भी हमारे पास 0.2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 0.2। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2/2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 2 आई थी ना आपके पास। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ पर ना y डैश 0 की वैल्यू साथ साथ पुट कर ही दो आप। y डैश 0 कितना आया था 1, मैं और शॉर्ट कर लेता हूँ। y डैश 0 की वैल्यू आई थी मेरे पास 1 मल्टीप्लाई में 0.2 प्लस यहाँ पर y डबल डैश हमारे पास कितना आया था 2 बाय में 2 फैक्टोरियल, x टेक किया जा रहा है 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से फिर आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो कि होएगा 8/3 फैक्टोरियल 0.2 का क्यूब, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 28 बाय में 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 0.2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो अब ना इस सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ, इस सारे को सोल्व करके हमारे पास आएगा 1.2525। ठीक है, मैंने आपको ये वाला आंसर डायरेक्टली ही बता दिया। इसी तरीके से जब हम टेक करेंगे x1 को 0.2, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होएगा, जब y डैश 0.2 पता करोगे, ठीक है, 0.2 पता करने पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 0.2 स्क्वायर प्लस हमारे पास 1.2525 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करने के बाद ना हमारे पास आंसर कुछ ऐसा बनेगा 1.60875625। तो फिर डबल डैश में जब पुट करोगे, मैं अब डायरेक्टली आंसर लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से करना है, जो कि हो जाएगा 4.42298। ठीक है, इसके बाद हम जब ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर बनेगा 18.254। ठीक है, और जब करेंगे फोर्थ के लिए तो ये बनेगा हमारे पास 88.42 अप्रॉक्सीमेटली इसके बनेगा। तो इस तरीके से ना अब सॉल्व करेंगे y ऑफ 0.4। जब y ऑफ 0.4 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अगेन ये चीज लगाओ, अगेन ये वाला जो मेथड में लिखा था, ठीक है, ये लगाने पर यहाँ पे हो जाएगा y ऑफ 0.2 प्लस वाई डैश ऑफ 0.2, ठीक है, इंटू एच प्लस वाई डबल डैश 0.2/2 फैक्टोरियल। ठीक है, साथ में यहाँ पे आप x लिखो या वो एस के लिखो, एक ही बात है। ठीक है, y ट्रिपल डैश 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे y ट्रिपल डैश, यहाँ पे h क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। इस सारे को जब आप पुट करोगे ना तो हमारे पास क्या होएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1.2525 प्लस यहाँ पे 1.60875625 0.2। अब ये सारी वैल्यू सब डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। इस सारी वैल्यूज को जो पुट करोगे, फाइनल कैलकुलेशन करोगे, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1.69293। ठीक है, जो कि हमारा फाइनल आंसर होएगा। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन का बी पार्ट। अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन के ए पार्ट की ओर, जो कि है फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कैसा होता है, वो होता है ऐसा कुछ, एफ सी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आता है कोज ऑफ डब्ल्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, लेकिन जब इस ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग यूज करेंगे ना तो हमारे पास कैसा आएगा, हम क्या करते हैं, एक बार ना इसको सोल्व करते हैं एक्स ग्रेटर देन ए 0 टू ए के लिए। ठीक है, मैंने इसके लिए सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 टू ए, नहीं नहीं नहीं, जब इसके लिए सोल्व करने नीड ही नहीं है, इसके लिए करेंगे तो एफ ऑफ जो एक्स है वो डायरेक्टली 0 ही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एफ सी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0,
ये 0 हो जाएगा हमारे पास 4x ग्रेटर देन ए, ठीक है। नहीं 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 नहीं, तो इसका इंटेग्रल चलो सॉल्व करते हैं। 0 to a, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos x cos wx। फिलहाल मैं इसके लिए कर रहा हूँ, 0 to a इंटेग्रल लिया ना, 0 to a लिया, तो दैट मीन्स हम cos x की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर f of x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ना एक काम करो, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। यहाँ पर हम लगा देते हैं 2 cos c cos b का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमारे पास कैसा होता है, वो फॉर्मूला ऐसा होता है 2 cos a, जो cos b होता है वो कुछ ऐसा होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/2 0 to a cos 1 प्लस w इंटू एक्स प्लस cos 1 माइनस w इंटू एक्स, ठीक है। इसको सोल्व करना है हमें। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके क्या आएगा, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 1 प्लस डब्ल्यू एक्स बटा में 1 प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पर साइन 1 माइनस डब्ल्यू बटा में 1 माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स होंगी 0 to a। अब जब 0 to a लिमिट पुट करेंगे ना, लिमिट पुट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा आंसर, एफ सी डब्ल्यू 1/2, यहाँ पर आप जस्ट ए पुट कर दो, साइन 1 प्लस डब्ल्यू ए ओवर 1 प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर आ जाएगा साइन 1 माइनस डब्ल्यू ए ओवर 1 माइनस डब्ल्यू, ये आ गया आपके पास। क्योंकि अगर ना हम एक्स ग्रेटर देन ए पे चलेंगे तो ये जीरो है, हाँ ठीक, मैं ठीक ही कह रहा था। एफ सी डब्ल्यू जो है वो जीरो रहेगा हमारे पास। इसका रीजन ये है कि उस केस में एफ एक्स जीरो पर आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आए, फाइनल आंसर ही हमारा आया है, क्योंकि उसको सोल्व हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा 7th क्वेश्चन का ए पार्ट भी खत्म है। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन के बी पार्ट की ओर। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना क्या करो आप लोग, एक्स की वैल्यू को ई रेस्ट पावर जेड मान लो। ई रेस्ट पावर जेड मानते ही हमारे पास जो जेड है वो हमारे पास log x हो जाए। ये जो एल एन एक्स है log x ही है, मैं इसको log x की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो इसलिए ना आपके पास क्या हुआ कि जो हमारे पास dy है, दैट मीन्स dy ओवर dx, क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, dy ओवर dz इंटू dz ओवर dx। ऐसा लिखने पर क्या हो गया, अब जो dy ओवर जो dz है वो तो वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, जो dz ओवर dx है ना, ये हमारे पास लिखा जा सकता है 1/x। रीजन क्या है, z का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, dz ओवर dx, ये 1/x हो गया। इसी तरीके से जो हमारे पास जो d स्क्वायर y है, ठीक है, उसका जब लिखेंगे क्या लिखा जाएगा, d ओवर dx ऑफ 1/x ऑफ dy ओवर dz। तो ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा, इसको आप जब सोल्व करोगे ना, इसको ऐसे सोल्व करना है कि इसको सेम रखा, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका, इसका, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा कि d ओवर डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी जेड। फिर हम इसको सेम रखेंगे और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास इन द एंड कैसा लिखा जाएगा, इन एंड ऐसा लिखा जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी जेड प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर। ऐसे हम करेंगे डी क्यूब वाई के लिए। जब इसके लिए करेंगे तो बेसिकली डेरिवेटिव हो रहा है हमारे पास, जो सेकंड डेरिवेटिव सोल्व करा हमने, ये वाला माइनस 1/x स्क्वायर डी वाई ओवर डी जेड प्लस 1/x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर। अब इसका फाइनल सोल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। फाइनल सोल्यूशन इसका ये आ जाएगा 2 ओवर एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी जेड माइनस 3 ओवर एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी जेड क्यूब, ठीक है। अब क्या करो, आप ना लेट एक्स डी को लिख दो थीटा, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर को लिख दो थीटा इंटू थीटा माइनस 1, और एक्स, ये ना हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड होते हैं, मैं वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जहां पर हमारे पास थीटा का मतलब क्या है, डी ओवर डी जेड। तो ऐसा करने के बाद जब ये सारी इक्वेशंस को जब यहाँ पुट करा गया ना, पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2 प्लस 3 थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू वाई, यहाँ पुट हो गया ना। जब इसमें यहाँ पुट करेंगे तो अकेला थीटा ही पुट होएगा, यहाँ बनेगा थीटा वाई प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई रेस टू पावर जेड प्लस जेड, ठीक है, ये आ गया। इस सारी इक्वेशन को जब सोल्व करोगे ना, फाइनली आपके पास ये बचेगा थीटा क्यूब वाई प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर जेड प्लस जेड, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, और जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसके लिए
हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्यूब बाई वाई है ना, तो यहाँ बनेगा हमारे पास एम क्यूब, इसको आप ऐसे लिख लो, थीटा क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर जेड प्लस जेड। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बन गई हमारे पास एम क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है हम बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसके हमारे पास रूट क्या क्या आएंगे, इसके रूट हमारे पास आ जाएंगे एम हमारे पास या तो -1 आएगा या फिर आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2, जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, c1 ई रेस्ट पावर माइनस जेड प्लस ई रेस्ट जेड बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा c2 कोज रूट 3/2 जेड प्लस c3 साइन रूट 3/2 साथ में जेड। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा। अब बात करनी है हमने इसके, इसको इसमें क्या करो आप, सब्स्टिट्यूट कर दो इस वैल्यू को, जो मैं हमारे पास ये वैल्यू आई है ना, इसमें z को log x पुट कर दो। z को log x पुट करने पर क्या हुआ, यहाँ पर जब log x पुट करा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ना हमारे पास, वैसे मैं इसको अलग से करके बताता हूँ, ये देखो ये माइनस log x आना है, x ये माइनस ऊपर चल जाएगा, और ई log x इनवर्स हमारे पास x इनवर्स लगता है, तो इसलिए हमारे पास ये ऐसा लिखा जाएगा। हर जगह पर पुट करने के बाद हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, जहां जहां पर z था ना, वहां वहां पर मैंने ये वाली कंडीशन पुट कर दी, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर अपना x के अंदर चाहिए था। अब क्या करते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करते हैं। पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है वो हमारे पास कैसे होएगा, उसके लिए फॉर ई रेज टू पावर z हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट वाई पी वन इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर जेड, ये मान लिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास क्या राइज हो गया, थीटा क्यू प्लस 1 ए ई रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ से बनेगा 1 क्यूब प्लस 1 ई ए ई जेड इज इक्वल टू ई जेड, जो कि आ गया 2 ए ई रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास 1/2 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, 1/2 ई रेज टू पावर जेड, इसको लिखा जा सकता है 1/2 एक्स। इसी तरीके से हम अब जेड के लिए लिखते हैं, फॉर जेड लेट वाई पी टू, ये हमारे पास कैसा बनेगा, बी जेड प्लस सी, ये क्या बन गया, थीटा क्यूब प्लस 1 बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ से हमें अराइज क्या मिला, यहाँ से हमें पता लग गया कि बी की वैल्यू जेड है, तो इसलिए हमारे पास वाई पी टू जो है वो आ गया जेड log x। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया हमारे पास। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को अगर हम कंबाइन करके लिख दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके लिखने जा रहे हैं, दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके लिखने पर हमारे पास आंसर क्या बना, c1 x की पावर -1, यहाँ पे क्या था प्लस रूट x, यहाँ पे आ गया c2 कोस रूट 3/2, यहाँ पे आ गया log x प्लस c3 साइन रूट 3/2 log x प्लस 1/2x प्लस log x, विच इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि टाइम कम था इसलिए मैंने क्वेश्चन काफ़ी स्पीड से करवाया, क्योंकि पेपर कर लिया है। कभी भी नेक्स्ट टाइम ऐसी दिक्कत नहीं है कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, अगर कोई वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो उसके 4 या 5 पार्ट बना दूंगा और एग्जाम से पहले डाल दूंगा। होप आप सबको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास है इसलिए काफ़ी जल्दी में करवाना पड़ रहा है, इसलिए कोई जैसे पिछले लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी आ गई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा अपने आप को इम्प्रूव करता जाऊँगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कीप कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।